बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी ये है कि ये क्या चक्कर है, इमरान खान साहब की कौन सी वीडियोज़ आ रही हैं ईद के बाद, बड़ा चर्चा है जनाब। आप लोगों की मुतअद्दिद मुझे कॉल्स और मैसेजेस और ये कि जनाब नकवी साहब आप इस पर क्यों नहीं बात कर रहे। मेरी आदत है मैं कुछ रिसर्च के बाद ही बात करता हूँ, तो खैर उस पर मैं आज आपको तफसील से बताऊँगा। दूसरी बात यह है कि पहली FIR कट चुकी है जिसमें इमरान खान समेत मुतअद्दिद पर बहुत ही संगीन दफ़ात लगाए गए हैं और तौहीन मज़हब की FIR है। ये कहाँ कटी, कैसे कटी, क्यों कटी, ये इसकी पूरी तफसील मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और तीसरा ये कि एक अहम शख्सियत को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। ये क्या चक्कर है, इस पर भी बात करेंगे और क्यों किया गया है। सबसे पहले आ जाएं इस FIR वाले इशू पे। FIR कटी है फैसलाबाद में। इसमें इमरान खान साहब का नाम भी है, इसमें फवाद चौधरी साहब का नाम है, इसमें कासिम सूरी का नाम है, इसमें शेख रशीद का नाम है, इसमें शहबाज गिल का नाम है, इसमें और भी मुतअद्दिद बहुत सारे मतलब लोगों का नाम है, और अनिल मसरत का भी नाम है, वो चीकू मीकू का भी नाम है। पता नहीं अब ये हुकूमत चीकुओं पर और गोगियों पर इस पर चल रही थी, तो उसी हवाले से मतलब उनका भी नाम है। और तकरीबन कोई 100 से 150 लोगों का नाम है, मतलब कुछ नामालूम भी हैं। एक इसमें बात यह है, मैंने देखा कि बाकियों की वल्दियत लिखी हुई और शहबाज गिल की लिखा हुआ है शहबाज गिल वल्द नामालूम। अब ये बड़ा इस पर मीम्स भी बन रही हैं और इस पर बड़ा एक पूछा भी जा रहा है भाई यार ये क्या चक्कर है। मैंने ख़ुद भी ट्वीट की तो मुझे कोई अभी तक जवाब नहीं मिला कि ये क्या चक्कर है, शहबाज गिल वल्द नामालूम। अच्छा खैर, ये कभी हम हमारे दोस्त हैं, भाई हैं कर्नल राजा वसीम साहब, उनसे पूछेंगे। उनको मेरा ख्याल है कोई पता है इस सिलसिले में कि वो बताते रहते हैं कि यार ये क्या चक्कर है। लेकिन खैर ये मेरा अब मौजूद गुफ्तगू नहीं है, फिर मैं हट जाऊंगा इस पर। तो अब बात ये है कि अब वो FIR कट गई और उस FIR में लिखा गया कि जनाब इस तरीके से वो सारा मस्जिद नबवी वाला वाक़या, और साथ ये कहा गया कि इन्होंने शेख राशिद शफ़ीक जो कि शेख रशीद के वो हैं भतीजे हैं और MNA भी हैं PTI के टिकट पे अभी तक, क्योंकि वो हैं अभी तक उनका इस्तीफ़े कबूल नहीं हुए मंजूर। तो अच्छा अब उन्होंने ना इस तरीके से उन्होंने कहा कि को तकरीबन 100 से 150 लोगों का यहाँ से वफ़द हुल्लड़बाज़ी के लिए भेजा गया और उन पर वो 109 और 296, 295, 295A वही जो तौहीन मज़हब की दफ़ात हैं वो लगाई गई हैं। और इस वजह से तो अब मेरे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, कुछ दानिश्वर सहाफ़ी हैं, कुछ मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो यूथिया और मालशिया पालशिया और वो सहाफ़ी हैं, वो नहीं हैं, जो बाकी हैं वो जनाब इस पर तनकीद कर रहे हैं। हो सकता है उनकी अपनी एक मजबूरी हो, वो ज़ाहिर है जब एक इस तरह से सूरत हाल होती है तो वो जनाब कहते हैं कि जी इस तरह से नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है सहाफ़ियों का एक डिफरेंट हिसाब किताब होता है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताई जाए कि जब आप इस तरह का इंतशार कोई फैलाए तो उसकी इस इंतशार को रोकने के लिए फिर करना क्या चाहिए, फिर क्या किया जाए, फिर क्या सूरत हाल है कि उस इंतशार को रोकने के लिए क्या करें। अब ये बात है ना एक ना, ठीक है ना। अब वो उन्होंने अनाउंस भी कर दिया जनाब यहाँ पर कि जी हम तो आएंगे, हम तो ये मई के आखिरी हफ्ते में आ रहे हैं। ये खान साहब क्या कह रहे हैं ये ज़रा आप पहले सुन लेना, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है कि हम कब आ रहे हैं इस्लामाबाद। ये ज़रा आप सुन। आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, हमने बड़ी तफसील में पूरी तरह डिस्कस किया कि ये जो इस्लामाबाद में हमने कॉल देनी है ये कब देनी है और इसकी नौयत क्या होगी। जो हमारा फैसला आज हुआ वो ये कि मई के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे। ये जनाब आपने सुन लिया, वो कहते हैं मई के आखिरी हफ्ते में हम आ रहे हैं और वो बैठेंगे और वो उसी तरीके से वो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है। इससे एक वीडियो पहले भी उनकी आई थी और उन्होंने बताया है कि जी हम तो तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप जो है ना जब तक आप इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह से करना है तो फिर तो कोई हुकूमत भी नहीं चल पाएगी। देखें कल मोहम्मद मालिक साहब के शो में जावेद चौधरी साहब भी बता रहे थे और मोहम्मद मालिक साहब भी बता रहे थे, और वो यही कह रहे थे कि जब ये नई हुकूमत आ रही थी शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर निगरानी ज़ेर क़यादत, तो
اب اس سے پہلے کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں، کچھ معاملات، کچھ جو وہی والے صاحبان جو کہ جن کے بارے میں کہ جی وہ اب نیوٹرل ہو گئے، انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں اگر نیوٹرل ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے ہم یہ حکومت کوئی ایسے خوشی میں نہیں دی گئی ان کو، یہ اس وجہ سے کہ اب یہ کانٹوں کی سیج بن چکی تھی، اس وجہ سے کہ وہ تباہی اتنی پھیل چکی تھی کہ جب وہ ہوتا ہے نا کہ تباہی اتنی پھیل جائے تو پھر وہ ان کے گلے ڈال دو، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم خود سیف ایگزٹ بھی ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا میں بڑی صحیح کھری بات بتاتا ہوتا ہوں ہمیشہ، میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا، یہ حکومت کو بڑی خوشی سے نہیں ان کو ٹرانسفر کی گئی، یہ حکومت اس وجہ سے کہ آپ ایک دکان پہ جاتے ایک چیز خریدتے، ایک گالی دیتے، آپ عمران خان کو وہ دیتے دکان والے جب آپ رعایت مانگتے، اور 3-4 گالیاں دیتے کنٹرول ٹاور کو، تو وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورے ملک میں یہ سلسلہ پھیل رہا تھا اور تباہی اتنی زیادہ پھیل گئی تھی، تو اس مجبوری کی خاطر وہ نیوٹرل ہوئے ہیں، باقی کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ جناب کوئی اس حوالے سے، لیکن اس نیوٹرل ہونے کو میں متعدد دفعہ اپریشیٹ بھی کر چکا ہوں، میں تعریفیں بھی کر چکا ہوں، میں یہ نہیں ہے کہ تنقید کرتا ہوں تو تعریف نہیں کرتا، خیر اللہ کرے کوئی اسی طرح سے رہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے جاوید چودھری صاحب، اور ظاہر ہے بڑے اچھے صحافی ہیں اور محمد مالک صاحب بھی، اور معلومات بھی ہوتی ہیں ان کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آئی تھی حکومت تو ایک بیٹھ کے بات کی گئی تھی اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی ہم حکومت تو سنبھال لیں، ہم ایک پروسیس کے تحت سنبھالنا چاہ رہے ہیں، اور ہم ایک جو ہے نا جو آئینی پروسیس ہے عدم اعتماد کا، اس سے ہم حکومت تو سنبھال لیں، ٹھیک ہے، پھر ایک فیصلہ ہو جائے کہ یا ہم حکومت کریں یا عمران خان سے نمٹیں۔ تو پھر وہ بتا رہے تھے ان کے بقول جاوید چودھری صاحب اور محمد مالک صاحب، ان کے شو میں بات ہوئی ہے یا بھی کل پرسوں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب کو پھر ہم نہیں سنبھالیں گے، پھر آپ سنبھالیں گے، بات وہی والی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ معاہدہ ہوا تھا آلریڈی، مطلب اب وہ زبانی کہہ لیں یا آپ جس طرح سے بھی کہہ لیں کہ یا تو ہم حکومت کریں سکون سے، اور ظاہر ہے وہ سکون سے حکومت کریں تو ایسا ہی ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جناب کل سعودی عرب سے وہ وہاں پہ UAE ہو گئے روانہ، اور آج ہو سکتا ہے وہ آ بھی گئے ہوں یا آنے والے ہوں، تو خیر اس حوالے سے وہ پھر جو ہے نا وہ جناب $8 ارب کا پیکیج لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں سعودیہ سے، بہت بڑی فتح ہے۔ UAE کے بھی سرکردہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی عید کے بعد ہم پاکستان کو بہت بڑی خوشخبری دیں گے، تو بھائی یہ کرنا ہے نا، انہوں نے تو بھاگ دوڑ کے یہ کرنا ہے، ایک صبح اٹھیں بندہ اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ شہباز شریف صاحب 3-4 جگہوں سے ہو کے چلے بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دوسری صبح جاتے ہیں تو جناب وہ کبھی وزیرستان پہنچے ہیں تو کبھی، تو انہوں نے ایک یکسوئی کے ساتھ ادھر توجہ کرنی ہے نا، پھر ہم یہی لوگ ہوں گے، ہم ان پر تنقید کرنا شروع کر دیں گے کہ اگر چند روز بعد یا چند مہینے بعد ان سے بھی کچھ نہیں ہوتا تو ہم کہیں گے دیکھیں جناب ان سے بھی کچھ نہیں ہو رہا اور انہوں نے قیمتیں کنٹرول نہیں کی، تو یا تو ان کو وہ کرنے دیں یا پھر خان صاحب سے نمٹنے دیں۔ تو کہتے ہیں کہ جناب فیصلہ یہ ہوا کہ خان صاحب سے ہم نمٹ لیں گے، اب وہ ہم کون ہیں آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، تو وہ نمٹیں گے بھی، صحیح، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جناب بات یہ ہے صورتحال کہ کچھ لوگ مطلب ہمارے دوست ہیں نا، اس کو اعتراض کر رہے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو پھر اگر یہاں پہ وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں ایک فتنہ کے طور پہ اور اٹھتے نہیں ہیں اور اسی طریقے سے سپریم کورٹ کی دیواروں پر اپنی شلواریں سکھاتے ہیں اور پھر وہ ججز کا راستہ بھی بند کرتے ہیں اور وہ چھٹیاں بھی ہو جاتی ہیں اور پورا اسلام آباد کنٹینر سے بھر جاتا ہے، تو کیا ساری زندگی ہم نے یہی تماشا لگانا ہے؟ خان صاحب کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، یہ خان صاحب کو خود پتہ چل چکا ہے، اور خان صاحب تو صرف اسٹرگل اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب الیکشن ہو اور میں تو کوئی جیتنے کی پوزیشن میں ہوں، وہ کوئی نہیں ہے، وہ سرویز ہو گئے ہیں کچھ خیبر پختونخوا کی حد تک اور کچھ کراچی کی حد تک، اس کے علاوہ پنجاب میں صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی دوبارہ کسی نے، اب وہ پتہ چل گیا ہے بڑے اطمینان سے۔ اب خان صاحب کا ایک ہی مطمع نظر ہے اور وہ ہے انتشار، وہ ہے فساد، وہ ہے کسی، اصل میں آپ کو معلوم ہے خان صاحب کو شہباز شریف پر یہ ان کی حکومت پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، خان صاحب تو کنٹرول ٹاور پر دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں، خان صاحب تو جنرل باجوہ پر دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں، میرے مقدمات نہ ہو۔ بھائی بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ عوام کے سامنے آ کے قوم یوتھ کو یہ چونا لگاتے ہیں اور دوسری طرف آپ زرداری صاحب کے پاس بندے بھیجتے ہیں گٹے گوڑے پکڑنے کے لیے، تو اندرون خانہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ میرا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے اور اب کچھ نہیں ہونے لگا، اب یہ نہیں ہے کہ جی کل الیکشن ہو جائیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ یہ قوم یوتھ کے جو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا، آپ کو معلوم
मालूम है जब तहरीक अदम एतमाद आई, मैंने कहा था मेरे मजलूम यूथियों, आपको मेरे लफ्ज़ याद है ना, मैंने कहा था मेरे मजलूम यूथियों, आप याद रखो ये जो यूट्यूब पर बैठे हैं FFL या यूट्यूबर या ये जो मालशे पालशे साफ़ी बैठे हैं, ये आपको चूना लगा रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आप इनके धोखे में ना हैं, इमरान खान बचने वाला नहीं है। उस वक़्त आप कहते थे जनाब, ये पता है उनको कैसे धोखा लगा दे रहे थे, ये उनको कहते थे जनाब कि भाई बस अगले चंद घंटों में खान साहब वो तरफ का पत्ता खेलने लगे हैं कि सब कुछ उलट हो जाएगा और फिर देखना इनकी सारी विकटें उड़ जाएंगी और ये हा हो जाती थी, वाह वाह बल्ले बल्ले हो गई जनाब। फिर दूसरा एक यूथिया साफ़ी या यूट्यूबर आता है FFL, वो इनको कहता जी अगले 10 घंटे बस इंतज़ार करें, खान ने वो गेंद खेलनी है कि सारी विकटें इकट्ठी उड़ जाएंगी बस। तो ये फिर वाह 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 करके तो कौम यूथ जो है ना यूं मुंह खुले रह जाती थी। मैं इनको उस वक़्त भी समझा रहा था, मैं इनको आज भी वही अपने मजलूम यूथियों को समझा रहा हूँ, भाई चैप्टर क्लोज हो गया है। भाई मान लो कि अभी फ़िलहाल खान साहब की छुट्टी होने लगी है, अभी खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत संगीन इल्ज़ामात, वीडियोज़, मुकदमात बहुत कुछ आने लगा है। ऐसे कोई नहीं आता होता मुफ्त में कराची से और इधर से उधर से, जब उनको पता है कि हमारे मुंह पे लगेंगी और जब उनको पता है कि इंतशार फैलाएंगे तो जिस तरीके से FIR भी होंगी और जिस तरीके से पकड़ धक्कड़ भी होगी और लाठी चार्ज भी होगा और आंसू गैस भी होगा और बहुत कुछ होगा। अभी रुकिएगा, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है आपसे। तो अब उसके बाद जनाब वो सूरत हाल ये है कि कुछ लोग ये होते हैं ना, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं जनाब देखें ना अब ये फला। आज दूसरी स्टोरी पे आ जाऊं कि शेख राशिद शफीक गिरफ़्तार हो गया है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। शेख राशिद शफीक हैं शेख रशीद का भतीजा, ठीक हो गया, और वो गिरफ़्तार। और वो क्यों गिरफ़्तार? अब उसकी गिरफ़्तारी पे अगर कोई वो करे, क्या उसने, उनका FIR में भी नाम है ये फैसलाबाद में जो कटी है, क्या उसने इंतशार नहीं फैलाया, क्या उसने फसाद नहीं फैलाया, क्या उसने एतराफ़ जुर्म नहीं किया? उस बंदे ने मस्जिद नबवी के अंदर खड़े होके, पीछे मस्जिद नबवी नज़र आ रही है, ये ज़रा आप देख लें किस तरीके से कहा है ये तो इमरान खान की फतह है, ये जो इंतशार हुआ है, ये जो फसाद हुआ है, ये जो नारे लगे हैं, ये तो फतह है उनकी। ये ज़रा सुन तो लें आप, फिर उसके बाद मैं इस पर बात करता हूँ और फिर मैं वीडियोज़ पर भी आता हूँ, आपको दिखाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मदीना मुनव्वरा रोज़ा रसूल पर खड़ा हूँ। आज मगरब के वक्त जब यहाँ पर मगरब की अज़ान के बाद रोज़ा खुला और जिस तरीके से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग यहाँ पर आए थे और पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से उनको भागने पर यहाँ पर मजबूर किया और पूरे मदीने के अंदर चोर चोर इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे लगे, जिससे इनको अपनी असलियत पता लगी होगी कि अल्लाह और उसके रसूल के घर में भी लोग इनको नापसंद करते हैं। और जब इंसान को अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाए वो कितनी मकबूल की सतह पर, वो जो सबसे बेहतरीन जगह ये है जहाँ पर हर तरफ से चोर चोर और डाकू के नारे लग रहे थे। अब इशा और तरावियों का वक्त है, कोई चोर डाकू ना नमाज पढ़ने आया, ना तरावियां पे आया, ना रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करने आया। और जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं वो भी छुप छुपा के अपने होटलों में बैठे हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज 27वीं रात है, पाकिस्तान में शब दुआ, पूरे पाकिस्तान में दुआएं हो रही होंगी कि हकीकी पाकिस्तान के लिए ये इमरान खान की फतह है कि कल ये खाना काबा में जाएंगे, वहाँ पर भी इनके खिलाफ। अब ये आपने खुद सुन लिया, अगर इस किस्म का फसाद करना है, अगर इस तरह का इंतशार करना है, भाई पहले तो यहाँ भी सब ने लगाई ना। वो फवाद चौधरी का भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत है कि जो वीडियोस लगा के यही इसी किस्म का बड़ा फ़ख्र कर रहे थे। शीरी मज़ारी साहबा ने तो डिलीट की। मैं तो हैरान हूँ, इस तरह के भी लोग हैं जो कि इतने पढ़े लिखे हैं और वो यही कुछ कर रहे हैं। और ये साहब क्या कह रहे थे, ये वही तो हैं जिनकी निगरानी में गए हैं लोग यहाँ से, और फिर इनका एक टोला लंदन से भी आया है और वो अनिल मुसर्रत को और चीकू को तो फ़ायदा मिल गया लंदन के, वो उनके पास पासपोर्ट भी था और वीज़ा भी था, इस वजह से उनको उन्होंने डिपोर्ट किया है पकड़ के और फिर पाबंदी भी लगा दी है उनके आने पे। बाकियों का तो मसला वहाँ पे, बाकी तो गिरफ़्तार होने हैं उधर, और बाकी तो उनको पता है कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी है ये यहाँ से या बाकी जो लोग गए हैं जो लंदन से टोला आया है, तो ये जो फसाद फैलाएगा, फसाद फिल अर्ज़, कोई उसका इलाज भी होगा या हमारे जो दानिश्वर
चार सहाफ़ी हैं वो जो बोल रहे हैं, तो फिर उसका क्या, आपका मतलब क्या है कि उनको आने दिया जाए? आपका मतलब क्या है कि उनको दोबारा सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर अपनी शलवारें सुखाने दिया जाए? आपका क्या मतलब है कि यहीं पे बैठ के कब्रें, ये हर वक्त अल्लाह माफ़ करे कौम के मुकद्दर की इधर कब्रें खोदी जाती रहेंगी? अब आप अंदाज़ा तो करें कि क्या है कि आप पूरे के पूरे रोड्स को ब्लॉक कर दें और उसमें सियासी एहतजाज करना किसी भी सियासी जमात का फंडामेंटल राइट है, इंतशार नहीं है राइट। मुझे आप ये बता दें, जो मेरे दोस्त यूरोप में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, वो गवाही दें, कितनी दफ़ा हमने देखा कि वाइट हाउस के सामने से, कितनी दफ़ा हमने देखा कि आप ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के सामने से, बाकी जगहों से उनको पुलिस वाले ट्रकों में डाल के जा रहे, जब वो कोई मुतशद्दिद होते हैं, तो जब वो कोई तशद्दुद पे, और इस तरीके से जब वो कोई तशद्दुद पे उतरते हैं और जब कोई तशद्दुद आता है उनमें और कोई इस तरह की शिद्दत पसंदी आती है, तो फिर उसके बाद उनको, क्या ऐसा है कि वो पहले अप्रूवल लेते हैं कि आपको फ़लाँ जगह एहतजाज की इजाज़त है? वो देखें तो सही किस तरीके से शरीफ बन के यूँ प्ले कार्ड लेके खड़े होते हैं, जैसे उनके मुंह में ज़बान भी ना हो, वो प्ले कार्ड की ज़बान लोग पढ़ते हैं, उनके ऊपर नारे पढ़ते हैं, वो सारा कुछ ये यूथ ही है। अगर बाहर भी एहतजाज करते हैं तो उसी तरीके से वायलेंट होते हैं, और ये इधर भी एहतजाज करते हैं तो उसी तरीके से वायलेंट होते हैं। कभी आपने देखा कि वाइट हाउस का रास्ता ब्लॉक करके बैठे हैं और जनाब ट्रंप को या जो बाइडन साहब को गुजरने के भी कोई वो भी नहीं है? कभी आपने देखा कि बरतानवी प्राइम मिनिस्टर को और बरतानिया की जजों को, और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की जजों को गुजरने का रास्ता ना मिला हो? कभी आपने देखा कि यूएसए की सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर वो अपनी शलवारें या निकरें टांग रहे हैं सुखाने के लिए एहतजाज में? कभी आपने ये देखा? तो अगर यही करना है यहाँ पे तो फिर छोड़ दीजिए हुकूमत, और फिर छोड़िए। हो सकता है इन सहाफ़ियों पर असर ना पड़ता हो। मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि जो खुद अब करोड़ों वाली असामियाँ हैं और बिल्कुल जनाब वो लाखों कमाते हैं, मिलियंस में वो तनख्वाहें ले रहे हैं, और उनका अब वो सिलसिला ही, वो उस क्लास ही उनकी चेंज हो गई है। लेकिन ये गरीब जो बेचारा प्याज खरीदने के काबिल नहीं है, ये क्या करेगा? आखिर ये कुछ करना है या इसी इंतशार में मुल्क को रखना है, इसी तमाशबीनी में मुल्क को रखना है? ऐसे नौसरबाजों का इलाज नहीं होगा। मैं इमरान खान की वीडियोस पर तो आता हूँ आपके लिए, वो मुझे पता है आपको सबसे ज़्यादा उस चीज़ का इंतज़ार होगा, उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक और नौसरबाज की आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ, और प्रॉमिस है फ़ौरन उसके बाद जनाब मैं इमरान खान की वीडियोस पे आऊँगा। ये आप ज़रा देख लें, सुन लें किस तरह के नौसरबाज यहाँ पर पैदा हो गए हैं। हमजा शहबाज शरीफ दूसरे कैंडिडेट के कहने के ऊपर सरिया मारा और मैं बेहोश हो गया, मुझे उठा के बाहर फेंक दिया, और हमारे जो हमने वोट डालने थे आइज की जगह पे पुलिस। ये लो जनाब, वो कह रहे हैं कि हमजा शहबाज ने मेरे सर में सरिया मारा था, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ इसके जवाब में, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया, वो ख्वाजा आसिफ साहब का मैं ट्वीट पढ़ के फिर उसके बाद मैं इमरान खान वाली वीडियोस की तफसील पे आता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं इन्हीं के जवाब में, इस नौसरबाज और फ्राडिये के जवाब में, वो कहते हैं कि चौधरी साहब, वो जैसे उनका टिपिकल स्टाइल है ख्वाजा आसिफ साहब का, अब वो कहते हैं कि चौधरी साहब बुज़ुर्गों की इज़्ज़त इस तरह ना रोलो, इस तरह की कहानी तो नौसरबाज सुनाते हैं, बाद विच पैसे मंगण लग पैंदे ने, मेरी जेब कतरी गई है तो मेरे कोल गुजरात जान वास्ते पैसे नहीं, कोई होंदी है, ठीक है ना। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब ने इस तरह की ये सारी चीज़ें जो है ना आपके सामने। अच्छा, अब आ जाएं खान साहब की उस वीडियोस की तफसील पर। वो वीडियोस ये हैं खान साहब की कि जनाब बात ये है, मैंने ही पूछा, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है खान साहब की। पहले हमें कुछ पता चला कि यार एक वीडियो है और इस तरह की है, पता नहीं वो किन किन के साथ है और वो सूरत हाल वो आपको भी पता होगा। अच्छा, ये वीडियोस उनसे मुख्तलिफ हैं, ये जो वीडियोस जिनकी बात हो रही है ये उनसे मुख्तलिफ वीडियोस हैं। मैंने कुछ दोस्तों से बात की, बाखबर, ठीक हो गया ना। अच्छा, मैंने कहा यार ये कौन सी वीडियोस हैं और किस तरह की हैं, और आप कह रहे हैं कि 8 वीडियोस हैं, जिनमें से 7 का तो फॉरेंसिक ऑडिट हो चुका है, 8वीं हो सकता है पता नहीं मशकूक हो या उसका फॉरेंसिक ऑडिट अभी तक हुआ नहीं। तो ये वीडियोज़ हैं कौन सी? तो फिर मुझे पता चला कि ये वीडियोज़ हैं जी वाकई हैं
خان صاحب کی ہیں اور یہ 7 ویڈیوز ہیں، 7 ڈیفرنٹ ویڈیوز ہیں۔ وہ جو پہلی والی ویڈیو کی بات ہو رہی تھی کہ جناب وہ آنے کو ہے، اور یہ ویڈیوز کا انتظار کیا گیا کہ جناب کہ رمضان شریف میں نہ آئے کیونکہ اس کا تقدس اس طرح سے پامال نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پھر ویڈیوز کس طرح کی ہوں گی۔ اچھا پھر یہ ویڈیوز جو ہے نا، اچھا میں نے کچھ سینئر لوگوں سے میں نے کہا جی بات سنیں، ایسے شورلی نہ چھوڑیں، اب اگر ویڈیو آتی ہے یا نہیں آتی وہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ کئی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ویڈیو آنی ہے یا نہیں آنی، لیکن میں نے کہا کہ آپ کے پاس ویڈیو ہے، تو انہوں نے کہا جی بالکل ویڈیو ہے، ٹھیک ہو گیا نہیں۔ اور انہوں نے یہاں تک بھی مجھے کہا کہ جناب کہ نقوی صاحب ہم آپ کو ویڈیو جو ہے نا دکھا بھی سکتے ہیں۔ اچھا چلیں پھر ٹھیک ہے، صحیح ہے نا، اب اس سے آگے میں نہیں کچھ کہتا کیونکہ پھر ایویں خام خواہ جو ہے نا، مطلب وہ آپ میں سے ایک تو بہت سارے نا میرے دوست میرے بھائی اس طرح کے چسکے، یہ صرف نیوز چسکے کے لیے نہیں ہوتی، اس میں بہت کچھ سبق بھی ہوتا ہے۔ وہ مجھے وہ یاد آ گیا، میں بتاتا ہوں اس کی ساری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیوز بیسیکلی کہاں سے آئیں اور کیسے آئیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو عمران خان صاحب کا ایک شارٹ سنوانا چاہتا ہوں، ایک کلپ سنوانا چاہتا ہوں۔ اس کلپ میں ذرا سنیے خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو سارا پتہ چل جائے گا ویڈیوز کی حقیقت کا، وہ خان صاحب خود کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خاتون سے میرے اوپر 2018 کے الیکشن میں کتاب لکھوائی پیسے دے کے، اور یہ اب پھر عید کے بعد میری کردار کشی کریں گے۔ یہ آپ نے سن لیا، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عید کے بعد میری کردار کشی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو خان صاحب کو پتہ چل گیا۔ مجھے انور مقصود صاحب کا ایک جو ہے نا وہ ہے انور مقصود صاحب کا ایک ٹویٹ یاد آ گیا، اور وہ کہہ رہے تھے اکثر بڑے مزے کے کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے انور مقصود صاحب جو کہ اپنا بہت ایک ادبی نام ہے، وہ انہوں نے کہا کہ جناب خان صاحب آپ کی عید کے بعد کردار کشی نہیں ہونی بلکہ آپ کی عید کے بعد کردار کشائی ہونی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے کردار میں جو جو چیزیں ہیں نا، آپ کے کردار جس طرح کا رہا ہے یہ اسی طرح کے کردار کی عکاسی ہونی ہے اور اسی طرح کے کردار کشائی ہونی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا جناب کوئی کسی چیز کی کوئی پروجیکٹ کی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آپ یہ تختی کشائی ہے اور یہ اس طریقے سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی کردار کشی نہیں ہو رہی بلکہ آپ کی اگر یہ کوئی ویڈیوز آتی ہیں تو آپ کی کردار کشائی ہونی ہے۔ خان صاحب کو کیا شک، اب دیکھیں کوئی چیز بھی کوئی کہے نا، میں کہتا ہوں کہ کسی کے بارے میں بھی کوئی کہتا رہے، جناب میرے بارے میں کہتا رہے کسی کے بارے میں، اس کو ایک خدا کو پتہ ہوتا ہے، اس بندے کو خام خواہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے کیا کرتوت ہیں، میری کیا حرکتیں ہیں، میرا کیا سلسلہ ہے، اور اگر کوئی ایسی ویڈیو ہے تو وہ جینون ہوگی یا وہ 2 نمبر ہوگی یا کس طریقے سے۔ اب پہلے تو میں بتانے سے پہلے میں یہ کہوں کہ اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ واقعی ان کی کردار کشی ہو رہی ہے اور کردار کشی کسی کی نہیں ہونی چاہیے، میں بالکل اس چیز سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، تو پھر جیسے ہی اگر یہ ویڈیوز عید کے بعد فوراً آتی ہیں یا جب بھی آتی ہیں نا، تو خان صاحب کو فوری طور پہ ایک مطالبہ کرنا چاہیے، ڈیمانڈ کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جی آپ نے ویڈیوز ریلیز کر دیں جس نے بھی کی ہیں، اب آپ یہاں سے پاکستان سے بھی اور پاکستان کے باہر سے بھی اس کا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے کہ یہ ویڈیو اصلی ہے یا جعلی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو سیاست کے طور پہ استعمال کریں، پھر اس کے بعد آپ چیلنج کریں، یہاں پہ سپریم کورٹ جائیں، یہاں پر مختلف کہ جی دیکھیں میری اس طریقے سے کردار کشی ہوئی ہے۔ میرا مطالبہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں میرا چیلنج ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہے نا جعلی ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب خان صاحب کو کہنا چاہیے کہ اس کو فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے، ٹاپ کی انٹرنیشنل فرم سے ہونا چاہیے، یہاں پاکستان سے بھی ہونا چاہیے، اور ہر جگہ سے، ایک جگہ سے نہیں، 2 3 جگہوں سے ہونا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ فورینزک آڈٹ کی بنیاد پہ کہ اگر یہ ویڈیو اصلی ہوئیں تو پھر اس کے مطابق ان کو سزا بھی ملنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ ہونا چاہیے ایک بات۔ دوسری یہ ویڈیوز کہاں سے آئیں بھائی، بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اون چودھری صاحب کے بھی جو ہے نا آپ کو معلوم ہے کہ لیپ ٹاپ میں بھی اور مختلف گیجٹس میں بھی، موبائل میں بھی، ادھر ادھر یہ بہت ساری اس طرح کی ویڈیوز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اون چودھری صاحب ایک کتاب بھی لکھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں بھی سنا ہے کہ انہوں نے ریحام خان صاحبہ کی کتاب سے بھی زیادہ چھکے مارنے ہیں۔ جو خان صاحب ابھی کلپ میں کہہ رہے تھے نا، انہوں نے ایک خاتون سے میرے خلاف پیسے دے کے کتاب لکھوائی، تو وہ تو خیر پیسے دینے والا الزام لینے
लेने देने वाला तो वो वैसे ही लगाते रहते हैं ना, वो पता नहीं 1000 अरब 2000 6000 अरब। एक तकरीर में वो कह रहे थे हमने 6000 अरब टैक्स जमा किया है। ये मेरा ख्याल है 6000 अरब आपने टैक्स जमा किया होता तो हम तो अमेरिका से भी ज़्यादा अमीर होते ना। तो ये इन फिगर फजिंग लोग तो पता नहीं कौन कौन करते हैं, खान साहब तो तकरीर में ही कर जाते हैं। माशाल्लाह खान साहब को ये मलका हासिल है कि वो फिगर फजिंग तकरीर में ही करते रहते हैं। तो अब उन्होंने खान साहब ने ये कहा खातून से, भाई खातून वो आपकी बीवी रही हैं, वो आपकी साबका बीवी थी, वो आपके सारे करतूत जानती थी। बात ये है कि उसमें रोने धोने वाली बात नहीं है। रिहाम खान आज भी पाकिस्तान में, उनके ख़िलाफ़ किसी ने कोई, आप आज तो चलो हुकूमत तब्दील हो गई है, लेकिन आप वो पाकिस्तान में उस वक़्त भी थी जब आपकी हुकूमत थी, किसी ने मुकदमा नहीं किया। कि पता नहीं कब का मुराद सईद साहब ने कहा कि जी मैं इन पर मुकदमा करने लगा हूँ, तो उन्होंने अभी तक नहीं पता चला कि उन्होंने कोई मुकदमा किया है रिहाम खान पर या नहीं किया। कोई मुकदमा नहीं किया, किसी ने नहीं किया। रिहाम खान को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। वहाँ पे लंदन में उनकी किताब आई, वहाँ उनके खिलाफ किसी ने कोई मुकदमा नहीं किया। तो फिर क्या मसला है? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मुकदमा जब आपने नहीं किया उनके खिलाफ तो वो किताब सच्ची है? वो किताब आपकी पार्लियामेंट में लोग ले आते हैं और हम अक्सर बेशतर बैठे होते हैं ये पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट की गैलरी में, प्रेस गैलरी में, तो लोग लहरा रहे होते हैं उस किताब को। तो तब भी आपने कोई मुकदमा नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं की, कोई डेफेमेशन केस नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? आपको करना चाहिए था ना। इसी तरह से कह रहे हैं कि जो किताब ओन चौधरी साहब लिख रहे हैं, उनको किसको नहीं पता कि ओन चौधरी साहब कौन थे, ओन चौधरी साहब कितने करीब थे। और ओन चौधरी साहब तो आजकल शहबाज शरीफ साहब की काबीना में भी हैं, ठीक है ना। तो बस आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे पता चला है कि जनाब के ओन चौधरी साहब की एक लैपटॉप में और ओन चौधरी साहब के पास बड़ी इस तरह की वीडियोस हैं, जिनमें से कोई 7 वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट भी हो चुका है। रिहाम खान साहबा के मोबाइल या गैजेट्स में या उनके लैपटॉप में भी बड़ी ख़तरनाक वीडियोस हैं खान साहब की, और वो भी जो है ना, वो भी बहुत सारे लोगों को दिखा भी चुकी हैं। जिनको दिखाया उनमें से बहुत सारों से मेरी बात भी हो चुकी, बड़े सीनियर लोग हैं। मैं इस तरह से नहीं कहता आप किसी का नाम लेना, ऐसे वो नहीं है। तो जनाब वो बात ये है कि वो यही, अच्छा फिर एक तो वो कि जो उनकी बुक में ज़िक्र है जिन लोगों का, और जिस तरीके से वो सफ़ा नंबर 234 भी मशहूर हुआ था, एक तो वो, और दूसरी वीडियोस कुछ ऐसी भी हैं कि कह रहे हैं कि जनाब कुछ किसी का इस तरह का रोला पड़ा, फिर उसके बाद वो मोहतरमा कौन है पता नहीं, वो वहाँ पे गई, बाहर भी वो आजकल भी वो पता नहीं कौन है, और वहाँ पे वो उधर लंदन होती हैं। और अल्लाह माफ़ करे, अब रमज़ान शरीफ का महीना है, मैं फ़र्दर डिटेल में ईद के बाद जाऊँगा, तो वहाँ पे का बताया जा रहा है कि वहाँ पर बाहर जाके पता नहीं कोई किसी की अबार्शन भी हुई या करवाई गई, या जिस तरीके से भी जो मुश्किल से और जिस तरीके से उसे यहाँ से निकाला गया। तो भाई ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की वीडियोज़ हैं, और बहुत ही ऐसी वीडियोज़ हैं कि ये एक दफ़ा आई तो ये भौचाल मचा देंगी। और अब जनाब खान साहब पे डिपेंड करता है कि खान साहब इससे कैसे, लेकिन वो मुझे कोई बता रहा था कि आप देख लीजिएगा कि जी वो यूथिये कहेंगे जनाब ये तो खान साहब की नहीं है, पता नहीं यूथिये कहेंगे खान साहब ये कार खैर कर रहे हैं कौम के मफाद में, या पता नहीं क्या क्या सूरत हाल वहाँ पे ये सारी वो होती है। तो बात ये है कि अगर ऐसी कोई वीडियो आती है ईद के बाद या वीडियोज़ आती हैं, तो उसमें फिर साथ ये होना चाहिए कि इसका फौरी तौर पर मैं भी मुतालबा करूँगा, खान साहब को ख़ुद फिर करना चाहिए कि जनाब इसका ना फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, और फॉरेंसिक ऑडिट के बाद ये चैलेंज करना चाहिए कि ये अगर जाली हैं तो इनका फौरी तौर पे बेहतरीन मानी हुई इंटरनेशनल फर्म से इसका फॉरेंसिक ऑडिट हो, और इसका जनाब पूरे का पूरा ऑडिट हो, और इसमें हम इसका वो टेक्निकल मुआयना हो, और पता चले कि ये खान साहब ही हैं या कोई और हैं। वीडियोस की डिटेल है मेरे पास, लेकिन अब छोड़े ना यार, अभी रमज़ान शरीफ बाकी है, तो ईद के बाद इंशाअल्लाह इस पे मैं फ़र्दर भी बात करूँगा। और बहुत कुछ होने को है, और बहुत कुछ मुकदमात भी हैं। मैंने कहा ना कि जैसे मालिक साहब ने और जावेद चौधरी साहब ने कहा कि वंस एंड फॉर ऑल ये सेटल हो गया है कि भाई ये फितना है और इस फितने का सर कुचलना है।
آپ کو سیاسی احتجاج کرنا ہے، جی بسم اللہ، جلسے کرنے ہیں، جی بسم اللہ، جلوس کرنے ہیں، ریلیز کرنی ہیں، جی بسم اللہ، جدھر بھی جس طریقے سے بھی نعرے لگانے ہیں، جی بسم اللہ۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں اسلام آباد میں آ کے بیٹھوں اور اسی طریقے سے سپریم کورٹ کی دیواروں پر اپنی شلواریں سکھاؤں اور پھر اس کے بعد میں فتنہ بپا کروں اور یہ مار دھاڑ اور پولیس پہ حملے کروں اور ایس ایس پی کی ہڈیاں توڑوں، شاید وہ سہولت کاری اب نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا اس میں بہت کچھ پلوں کے نیچے سے کیا بلکہ پلوں کے اوپر سے پانی گزر چکا ہے۔ تو وہی والی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ جم کے حکومت کریں، فتنوں سے نمٹ لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور بالکل پکی اطلاعات ہیں، اور واقعی مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹھیک کہا ہے کہ خان صاحب نے اپنی سیاسی قبر کھو دی ہے مائی کے آخر میں یہ کال دے کے، ہونا تب بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، کوئی نہیں آتا کسی کے لیے جب ان کو یہ پتا ہو بھائی اس وقت کنٹرول ٹاور آپ کے ساتھ تھا، اس وقت عدالتیں آپ کے فیور میں فیصلے دے رہی تھیں، عدالتوں کے پچھلے دروازوں سے پتہ نہیں نامعلوم گھس رہے تھے، اس وقت آپ نے ایس ایس پی کی ہڈیاں توڑ دی تھیں، آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوئی، پی ٹی وی کے اندر گھس کے نشریات بند کر دیں، آپ سے کسی نے نہیں پوچھا، عارف علوی صاحب کی آڈیو آئی تھی تب بھی کسی نے نہیں پوچھا، پارلیمنٹ کے جنگلے توڑ دیے، پارلیمنٹ کے شیشے توڑ دیے تب بھی کسی نے نہیں پوچھا، پتہ نہیں کیا کیا آپ نے کر دیا، پورے پاکستان کو بند کرنے کی دھمکیاں دیں، آپ نے بل جلائے، آپ نے کہا کہ ہنڈی سے پیسے بھیجو، آپ نے کہا سول نافرمانی کرو، پوچھا تب بھی کسی سے نہیں۔ اب وہ والی سہولت کاری نہیں ہے، آپ کو وہ والی سپورٹ میسر نہیں ہے، اور جب وہ والی نہ ہو تو اتنے اندھے قومی یوتھ بھی ہے یہاں سے فارغ ہیں، لیکن جب بھی آپ پاگل کو بھی کہو نا کہ بالفرض کہ بھائی ہے نا آپ یہاں پہ یہ آپ ہاتھ لگاؤ اور یہ جو گرم انگارہ ہے اس کو وہ نہیں لگائے گا کہ نہیں میرا یہ ہاتھ جل جائے گا، یہ اس طریقے سے یہ صورتحال ہے نا کہ جب آگے سے لاٹھی چارج، آگے سے انتشار سے نمٹنے کے لیے آگے سے اگلوں نے قسم کھائی ہو کہ فتنے کے طور پہ نمٹیں گے اور فتنے کے طور پہ سر کچلیں گے، اور جو فتنہ بپا کرے گا، باقی ان کو پتہ ہے 126 دن کا دھرنا تو اس وقت بھی دیا تھا، نواز شریف نے استعفیٰ دیا تھا، کوئی استعفیٰ نہیں آیا تھا، ہے نا، سمجھ آ گئی نا آپ کو نا، اسی طریقے سے اب بھی کوئی استعفے نہیں آتے۔ اگر آپ نے انتشار پھیلانا ہے تو وہ سہولت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی آپ کو انتشار پھیلانے دے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔